गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम CUT का इकोनॉमिक सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आप जानते हो कि CUT की ऑनलाइन फॉर्म्स निकल चुके हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा प्लीज़ उसको भर लेना टाइम से, ठीक है, सही तरीके से। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम पार्ट 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। इससे मैंने आपको PPT बना करके रख रखा है, आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। ये जो वीडियो होगी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, इसमें कोई MCQ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा मैं। तो याद रखना, पहले ये लेक्चर सुन लेना, इसके बाद मैं आगे चल करके एक वीडियो डालूंगा जो कि MCQ क्वेश्चंस पे होंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली, पहले एक चीज़ समझना है यहाँ पे, चैप्टर के अंदर थीम क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट समझो जरा। ये जो चैप्टर है बेसिकली जो इंडिया की जो इकोनॉमिक की बात करता है, इकोनॉमिक की बात करता है, ये कहानी उस टाइम की है जब हमारा देश आज़ाद होता है। 1947 से लेकर के 1950 तक की कहानी है इसमें। जैसा आप जानते हो उसके आगे वाले जो चैप्टर है उसमें 1950 से लेकर के 1990 तक, 90 तक, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर है LPG वाला। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इस 3 साल के पीरियड के दौरान हमारे इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझो। आप कई बार सुनते हो क्लास के अंदर पढ़ने के दौरान कि सर इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर रूल कराया अप्रॉक्स में। आप थोड़ा सा कहानी समझना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। जब स्टार्टिंग आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस टाइम उनका पर्पस सिर्फ ट्रेड करना होता है। यहाँ से सामान लेते हैं और जा कर के अपने देश में बेचते थे, बस ये पर्पस था। लेकिन आगे आप देखते हो कि बहुत सारे कहानी में आगे बढ़ता है और फिर बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया के अंदर आते हैं, लाइक पोर्चुगीज आते हैं, डच आता है, फ्रेंच आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें। इसी दौरान ब्रिटिशर्स भी आते हैं। तो हम कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो ये कि याद रखना 1757 की डेट याद रखना, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। और जो हमारा देश आज़ाद होता है 1947, तो जो 200 साल काउंट करते हैं ना रफली, हम इसके आसपास से करते हैं। देखोगे लगभग अप्रॉक्स में 190 ईयर हो रहा है। कितना हो रहा है? 190। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अप्रॉक्स को हम राउंड फिगर में कर ले तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, 200 साल हो गए। तो याद रखना बैटल ऑफ प्लासी की डेट आपको याद होनी चाहिए, 1757 में हुआ था। और उस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत गए थे और धीरे धीरे इंडिया के अंदर वो रूल करना स्टार्ट करते थे। याद रखना इस चैप्टर के अंदर कुछ जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा प्रिंसली 3 जगह पे रूल कर रहे थे। बंगाल वाले क्षेत्र पे, ये आपका बंगाल वाला एरिया है, मद्रास वाले क्षेत्र पे और महाराष्ट्र वाला, मुंबई वाले क्षेत्र पे। तो 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इनकी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चाहते हैं टॉपिक्स पे। देखो टॉपिक्स में प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ लिख रखा है, आपको बस सुनना है ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस सुनते जाना है कहानी को। देखो ये जो कहानी है पहले दे रखा है ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसी, कि उनकी क्या पॉलिसी थी, किस तरीके से वो रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना कि सर ऐसा नहीं है कि भारत, आप कई बार पढ़ते हो कि भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी। ऐसे नहीं कहलाती थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे उससे पहले इंडिया की इकोनॉमिक बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर कंसर्न विद मोर प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दियर होम कंट्री। एक सेकंड, ठीक, होम कंट्री। ठीक, इसके बाद यहाँ सॉरी सर, ये था पहला टॉपिक। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे देखो स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक बिफोर ब्रिटिशर्स रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले की कहानी बता रखा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो सेल्फ रिलायंट थी, अपने पे आत्मनिर्भर थी, कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट थी, अपने डिसीजन खुद ले पाती थी, और कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक थी। प्रॉस्पेरस होता है बहुत ज़्यादा खुशहाल, बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना ब्रिटिशर्स के आने से पहले। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारा लाइवलीहुड है, हम किस पे डिपेंडेंट था, आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली 70 to 80% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको पता ही एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि सर मेनली जो यहाँ पे इंडिया की जो इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक थी। क्या थी? एग्रीकल्चर थी। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। आप कहानी के अंदर आगे चल के पढ़ोगे कि स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। आपने ये भी जानते हो कहानी के अंदर कि सर ब्रिटेन में सबसे पहले क्या आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। क्या आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो आप कहानी में ये पढ़ोगे कि जो यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने देश में, वहाँ से वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते थे और वापस इंडियन मार्केट में ही बेचते थे। ठीक, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो याद रखना उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं थी। कहीं ना कहीं जो इंडिया जो जाना जाता था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो जाना जाता था इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, इन द फील्ड ऑफ कॉटन, ठीक है, मेटल, इन सब फील्ड में जाना जाता था। मेटल में एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे स्टोन, कुछ ऐसे पत्थर जो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अभी जैसे हाल ही में आपने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया है, तो कहीं ना कहीं लिथियम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि मोबाइल की बैटरी और बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। तो हमेशा पढ़ने के दौरान एक चीज़ ध्यान रखा करो कि जो CUT का जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल 12th से रटा रटी चीज़ें नहीं पूछेगा, थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को भी जोड़ने की कोशिश करा करो। उससे क्या होगा कि आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने तरीके से हैंडल कर सकोगे। तो याद रखना, मैंने एक एग्जाम्पल लेटेस्ट में दे दिया, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम पाया गया है, ठीक, कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी बात कर रहा है, किसकी, मेटल्स की, कि बहुत सारे मेटल्स हैं इंडिया के पास जिसको हम बोलेंगे प्रीसियस स्टोन, बहुत सारे, ठीक, और कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो थी कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा होता था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था। किस क्वालिटी का था? बहुत अच्छी क्वालिटी का था। इसके बाद अगर मैं बात करूं मटेरियल एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैन, फॉर एग्जांपल मुसोलिन ऑल्सो कॉल्ड मैमल, मतलब एक तरह समझ लो कि सर ये जो कहानी है यहाँ लिखा है जो आपने, एक तरह से ये कॉटन टेक्सटाइल, ये वो कॉटन जो ढाका में बनता था। आपको पहले पता होना चाहिए कि आज के टाइम में जो ढाका है, पहले तो एक ही हुआ करता था, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और जो आज बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है ना। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखना, उस टाइम की बात कर रहा है, बंगाल और ढाका सब कुछ एक ही हुआ करता था। देश आज़ादी के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान बना था, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और आपको आगे कहानी पता ही है 1971 में वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था पाकिस्तान से और वो बांग्लादेश बना, ठीक, ये सारी कहानी आपको। और कहीं ना कहीं हम सब कह सकते हैं कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और लगभग 200 साल यहाँ पे रूल करा गया। और भी मैंने आपको बताया क्लास के दौरान 200 साल कब से? बैटल ऑफ प्लासी से। आशा करता हूँ ये वाला चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखो ये, अच्छा ये स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको। इसके बाद देखो क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव। भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब उनकी पॉलिसी जो बना रहे थे उनका मेन मोटिव क्या था। तो उनका मेन मोटिव क्या था कि कहीं ना कहीं एक चीज़ समझना, जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। क्या है? रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जब आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और कहीं ना कहीं उसका यूज़ करोगे। और इकोनॉमिक हमेशा चलती है पैसों से। किससे चलती है? पैसों से। तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया था कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा है वही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आए थे। उनका इकोनॉमिक होम कंट्री समझना, जो खुद की अपनी कंट्री, जैसे ब्रिटिशर्स आए तो जहाँ से आए उनकी वो होम कंट्री है। तो कह रहा है डियर होम कंट्री देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द पॉलिसी एम एट। अब एक चीज़ समझना, दो चीज़ अभी मैंने क्लास के दौरान अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मेनली इंडिया के अंदर टारगेट था उनका क्या था? यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना। तो वही पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था तो उसके लिए रॉ मटेरियल यहीं से लेके जाते थे। और कहीं ना कहीं बिग मार्केट कंज्यूमर फॉर द फिनिश गुड्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। एक चीज़ समझना कि कहीं ना कहीं वहाँ से फिनिश गुड्स बना करके यहीं पे वापस बेचा करते थे। ठीक, क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके बाद आपकी बुक के अंदर एक चीज़ पूछता है कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि ये बताओ कि सर इकोनॉमिस्ट कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं, ये इकोनॉमिस्ट के नेम है जिन्होंने क्या करा? एस्टिमेट करा नेशनल इनकम। क्या करा? नेशनल इनकम। एक चीज़ समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, सर नेशनल इनकम किसी भी देश की नेशनल इनकम उसको वहाँ की ग्रोथ को दिखाता है। किसको दिखाता है? ग्रोथ। आप कई बार पढ़ते हो कि आपकी जीडीपी इतने रेट से बढ़ रही है, तो क्या दिखा रहा है? ग्रोथ रेट बता रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम को जो मेजरमेंट करा जाता है वो एक, तो यहाँ पे इन लोगों ने करा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है दादा भाई नरोजी, विलियम डिगबाई, ठीक है, VKRV राव, RC देसाई, ऐसे करके बहुत सारे नाम है। तो सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करा था। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पेपर में कहीं पूछे कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो याद रखना पर कैपिटा इनकम निकलता है टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन
इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान रखना, जिस देश की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगी समझ जाना वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो, डेवलपमेंट के बेसिस पे आप इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में भी पढ़ा था कि 3 बेसिस बांट सकते हैं, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड। इंडिया जो है डेवलपिंग के अंदर आता है, ध्यान रखना, ठीक। और हाँ, आगे आगे हम इकोनॉमी में बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता भी है, नोट यहाँ पे याद रखना, द एस्टिमेशन गिवन बाय VKRB राव नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंटली। तो कोई कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हम किसको इंपॉर्टेंट देते हैं, सिग्निफिकेंटली मतलब होता है इंपॉर्टेंट देना, ऐसा नहीं कि इन्होंने गलत दिया इन्होंने गलत दिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको दी गई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब सर देखो ध्यान समझना, स्टेट ऑफ कंट्री ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट पर कैपिटा आउटपुट ड्यूरिंग द ब्रिटिश। अब भाई कहना क्या चाह रहा है सर, हेडिंग देखो, कोई भी चीज़ आप कहीं से ही पढ़ो, ध्यान रखा करो हमेशा पॉइंट जो हेडिंग होती है उसी में बहुत सारी चीज़ें कह जाता है। मैंने कई बार पढ़ाने के दौरान देखा भी है कि भाई आप चैप्टर पढ़ लेते हो फिर चैप्टर का नाम याद नहीं रहता, तो इसका मतलब ये है कि सर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर नहीं, तो ध्यान रखना भाई इसके अंदर स्टेट ऑफ कंट्री ग्रोथ, किस तरीके से कंट्री ग्रोथ कर रही है, ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट एंड पर कैपिटा आउटपुट देखा जा रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो हमारी किस तरीके से ग्रोथ रेट थी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर सिंपल सी बात है कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी अंडर डेवलप्ड थी, क्या थी, अंडर डेवलप्ड थी, और कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट नेचर का था। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुक जाना, ना बढ़ना ना घटना, रुक जाना। रुकता कब है इंसान, रुकता तब है जब उसकी ग्रोथ हो। जैसे एग्जांपल सपोज मैं कुछ पैसा कमाता हूँ और मैं समय के साथ साथ इनकम नहीं मेरी बढ़ रही है और ना घट रही है, तो मेरी महंगाई इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, लेकिन तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखना, ये इनकी जो इंडियन की इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, कब, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है कि MCQ में, तो याद रखना अंडर डेवलप थी और स्टैग्नेंट थी। देन इसके बाद अगर हम बात करें सर कि मोस्ट ऑफ द स्टडी रिवील, बहुत सारी स्टडी यही कहती है ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी वाज लेस देन, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमारी जो ग्रोथ रेट थी लगभग 2% से भी कम थी। और अगर पर कैपिटा आउटपुट की बात करूं तो वो कितनी थी, ओनली 0.5% थी। कितनी थी, 0.5। क्या सर ये डाटा याद करना है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया आता है, आपके बुक में दे रखा है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद देखो आगे और भी है कहानी, सब कुछ दे ही रखा वही कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि सर हमारी जो एग्रीकल्चर है लगभग 85%, उस टाइम था 85%। अगर मैं आज की बात करूँ तो रेशियो थोड़ा घटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में भी इंडिया पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रहा है। तो आज के टाइम में अगर करंट की बात करो तो अभी भी लगभग 60 to 70% पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एट दैट टाइम ये फिगर कितनी थी, 85% थी। इसमें सारी चीज़ें वही दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, इसको रीड कर सकते हो, इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ नहीं लिख रखा। बस इतना ध्यान रखना कि इसके जो थे द मेन कॉजेज ऑफ द वर्क, ऊपर क्या लिखा रखा है। देखो एक चीज़ समझना, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो जब कोई कंट्री के अंदर कोई दूसरी कंट्री रूल करती है तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल, ये पॉइंट याद रखना। इंडिया वाज प्राइमरी, इंडिया कैसी थी, प्राइमरी एग्रीरियन इकोनॉमिक थी। एग्रीरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चरल, ध्यान रखना। देन इसके बाद आपको ये भी पता है कि सर हम जो लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किससे आते थे, एग्रीकल्चर से आते थे। किससे पे आते थे, एग्रीकल्चर। तो इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे था, एग्रीकल्चर पर था। फिर हम कह सकते हैं कि सर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इंगेज इन एग्रीकल्चर, वही कहानी सर बार बार लिख रखी है आपने। और इसके पीछे फिर वही है कि हमारी जो इकोनॉमिक थी वो क्या थी, स्टैग्नेंट थी, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो प्रोडक्टिविटी थी। क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी। याद रखना यहाँ पे प्रोडक्शन से एक चीज़ बताओ, देखो जी कोई भी इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, प्रोडक्शन से चलती है। तो आप पढ़ते भी हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर। तो ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चाहिए ही चाहिए। और इस पर एक क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है, वो आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर रहा था तो मैं बता दिया। लैंड पे मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजिस, कैपिटल को पे मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को चाहिए प्रॉफिट। क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब पॉइंट आता है मेन कॉजेज ऑफ द वर्क। क्या है मेन कॉजेज, देखो यहाँ पे। अब कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्या कारण था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, रुक गई थी, या कोई ऐसे पूछे कि क्या कारण था कि लो प्रोडक्टिविटी थी, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या था कारण, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो इंडिया के अंदर एक सिस्टम लाया जाता है जिसका नाम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सर रिलेटेड किससे है, लैंड को लेकर के। लैंड पे क्या मिलता है, ये लोग टैक्स लिया करते थे जिसको हम बोलते हैं लगान।
क्या बोलते हैं, लगान। यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किसी और नाम से जाना आता है तो याद रखना, ये आया था 1793 में। लाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। किसको जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये ब्रिटिशर से जो ये लेके आया था, इंट्रोड्यूस करा था, और इसको हम परमानेंट सेटल के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सारी चीजें वही लिख रखी है सर कि इसके अंदर हुआ क्या था। देखो इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम को क्या, जमींदारी सिस्टम, जिसके अंदर देखो अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ कहाँ पे लागू होता था। देखो बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट प्रेजेंट डे ऑफ ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट में भी। अब पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ एक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। अब एक चीज समझो सर, मेहनत आप करो खेत पे, उससे जो अर्जित हो पैसा कमाए, वो पैसा उसके पास नहीं जाके किसके पास जाता था, जमींदार। तो इसके अंदर बीच में जो जमींदार बैठा है ना, वो बीच में इमीडिएटर का काम कर रहा है। ब्रिटिशर्स जमींदार को काम देते थे, जमींदार पैसा कलेक्ट करता था किसानों से और वो उसको जमा करता था। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, इतनी बड़ी आर्मी रूल करोगे तो रूल करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। भाई आर्मी जो इंडिया के अंदर जो उनकी ब्रिटिशर्स हैं, उनको सैलरी जाना है, कुछ है, तो कहाँ से आएगा, ऐसे करके आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट। और हालत ये हो जाती है कि वो हमारे पे ध्यान ही नहीं देते, मतलब उनको अपने फायदे के लिए काम करते हैं और उस पर कोई ध्यान ऐसे नहीं देते। तो वही कहानी है इसके अंदर सारी, कि मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ओनली टू कलेक्ट रेंट एंड रिगार्ड ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर, दिस कॉजेज द इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द देम। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा आपस में टेंशन क्रिएट होने की। तो याद रखना कि ये पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस चीज़ बहुत ध्यान रखना। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आया था, और एक नाम ये भी याद रखना, इसको परमानेंट सेटल के नाम से भी जाना जाता है। या देखो दूसरा जो है यहाँ पे पॉइंट समझना, एक वो है आपका रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। देखो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम से आपको समझ में आ भी रहा होगा सर, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। भाई एक चीज बताओ, पैसे के लिए मैं फिक्स कर दूंगा, मतलब क्या लिखा है, द डेट ऑफ डिपॉजिट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड फॉलिंग विद द जमींदार वर टू लॉस दियर राइट एज रिजल्ट जमींदार एक्सप्लॉइटेशन फार्म। एक चीज समझो, अगर मैंने पहले रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहे फसल खराब हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पैसा चाहिए तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये किसानों क्या करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन। आपको ये भी पता है कि जो इंडिया है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे। अगर मान लो बारिश सही समय पे नहीं आएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी एरिया हैं जो प्रॉन एरिया है, जहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर थे जिसकी वजह से ये जो सेटलमेंट में बोला गया था कि रेवेन्यू सेटलमेंट में कि हम एक फिक्स अमाउंट कर देंगे और उसकी वजह से हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण था जो हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे एक चीज दे रखा है, यूज ऑफ प्रिमिटिव टेक्निकल प्रोडक्शन। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि सर इसके अंदर है क्या चीज। देखो कारण ये है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिक स्टैग्नेंट क्यों थी। तो दो कारण तो पढ़ा ही दिए मैंने, लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू। अगला जो है कि हमारे पास जो टेक्निक थी वो बहुत लो क्वालिटी की थी, मतलब हाई क्वालिटी की नहीं थी, मतलब कह सकते हो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी। इरीगेशन समझते हो, जो प्लांट को पानी देने का होता है, वो हमारे पास फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। हम कहीं ना कहीं हम फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते थे, जिसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ और भी बात रीजन था कि इसी वजह से हमारा क्या हो सकता है, लो प्रोडक्टिविटी थी। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे CUT के अंदर MCQ क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट इन इंडिया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, लो लेवल टेक्नोलॉजी, इरीगेशन फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, और हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करा था। ये सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो अगला जो कारण है कमर्शियलाइजेशन। एक चीज ध्यान रखना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, देखो कोई भी चीज, मेरा जो पर्पज है, पर्पज सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, मार्केट में बेचना है, ये याद रखना हमेशा। जो कमर्शियलाइजेशन का पर्पज है सेल करना। तो आपने पढ़ा तो है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर उसको फिनिश गुड्स करते थे, अब फिनिश गुड्स करके क्या करते थे, इंडिया के अंदर ही वापस बेच रहे। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, पेपर में लिख के आना, इसका मतलब ये था जो क्रॉप फॉर सेल, जो क्रॉप करोगे वो सेल के लिए करोगे, रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कम करोगे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर ब्रिटिश रूल
रूरल फार्मर वर प्रमोट टू द प्रोडक्ट ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेंट ऑफ फूड क्रॉप। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है सर। पहले इंडिया के अंदर फूड क्रॉप ज़्यादा उगाया जाता था, फूड क्रॉप्स ज़्यादा उगाया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर जब आया तो इसको कम कर दिया और किस पे ज़्यादा ध्यान दिया, कैश क्रॉप पे, वो क्रॉप जिससे पैसा आप अर्न कर सकते हो, मतलब सेल के पर्पस के लिए, ठीक। और कहीं ना कहीं, क्योंकि याद रखना, बाय गिविंग देम हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैश क्रॉप, ऐसे समझना उन्होंने चाल चली किसके साथ, जो इंडियन फार्मर्स है। उन्होंने कहा भाई देखो जी, फूड करोगे तो पैसा कब मिलेगा, आप ऐसा करो ना, जो मैं बोल रहा हूँ फसल वो उगाओ, उसमें क्या है आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। जैसे एग्जांपल कॉटन का भी इस्तेमाल होता था भाई कपड़ों में। आपने पढ़ोगे कहानी के अंदर कि इंडिगो की खेती करते थे, इंडिगो मतलब नील की खेती, उसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों। होता क्या था कि वो कपड़ों के डाई कलर करने में इस्तेमाल होता था। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडिगो की खेती आपने पढ़ा भी होगा कभी हिस्ट्री में कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे याद रखना, वहाँ पे महात्मा गांधी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट एक चीज़ समझना कि सर जो मेनली क्या है, ऐसे क्रॉप वो उगवाना चाहते थे जिसमें प्रॉफिट उनको ज़्यादा दिखाते कि ये वाला उगाओगे तो आपको पैसा क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। और अल्टीमेटली ये धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। बस इतना आप इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे दे भी रखा है। और अल्टीमेट यूज ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, और वो लोग वही चीज़ उगाने को बोलते थे जो उनके इंडस्ट्री में क्या होती है, यूज होती है। जैसे इंडिगो जो मैंने बताया कि नील की खेती करना, मतलब उनको कलर इस्तेमाल करते थे डाइस करने में। और आपको पता भी उस टाइम वर्ल्ड वार 1 चल रहा था 1914 से लेकर के 18 में। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है वर्ल्ड वार 1 के दौरान कि बहुत सारे चीज़ें शॉर्टेज पड़ने लग जाते, तो इंडिया में भी वो करवाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। तो ये कारण क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान रखना। इसके बाद देखो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी व्यक्ति में पैसा आप ज़्यादा खर्च नहीं करोगे तो क्या आएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब नई नई मशीन खरीद के नहीं देते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था। तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सब चीज़ें ध्यान रखना आप कि कहीं ना कहीं सर बहुत सारे ऐसे एरिया थे इंडिया में जहाँ पे फ्लड आ रहा है, जहाँ पे सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्रॉप पैटर्न को चेंज कर दिया, क्रॉप पैटर्न को उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक। इसके अलावा कह सकते हो सर कि यहाँ पे सेक्शन ऑफ टेनेंट स्मॉल फार्मर क्रॉप नाइदर हैड टू रिसोर्स, मतलब जो छोटे छोटे थे उनके पास कोई रिसोर्स का साधन नहीं था, पैसे नहीं थे सर, जिसकी वजह से वो आगे डेवलप नहीं कर पाए। ये सारे जो रीजन में पढ़ा रहा हूँ ये स्टैग्नेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके बाद देखो हेडिंग चेंज हो गई, क्योंकि अब एग्रीकल्चर पूरा चीज़ खत्म हो गया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा रूल पढ़ा और वो सारी कहानी पढ़ी। अब इसके बाद देखो ध्यान समझना सर, ये जो हेडिंग है क्या कहता है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तो उस टाइम हमारी इंडस्ट्री के क्या हालात थे, इंडस्ट्री के क्या हालात थे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना, इन्होंने एक पॉइंट अपनाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, डी, ये वर्ड अलग है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। तो पेपर में पूछता है कई बार कि कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं, तो उसको बोलोगे आंसर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। अब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर 2 रूल था, 2 एम था, क्या था, 2 एम था। तो उसके कारण बताए, वो ये चाहते थे कि इंडिया ना एक्सपोर्ट, देखो लिखा है रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रॉ मटेरियल। अभी तो समझाया कि भाई रॉ मटेरियल ये मान लो इंडिया है, इंडिया से अपने देश में ले जा रहे हैं, तो ले जाना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। तो रॉ मटेरियल क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट कौन सी चीज़ करते थे, जो फिनिश गुड्स है, जो बन के आ रही है। तो जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी, कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक, याद रखना। इसके अलावा रिड्यूसिंग इंडियन, अच्छा दूसरा पॉइंट ये टर्निंग इनटू द बिग मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स। कहीं ना कहीं इनका जो मेन पर्पस था ब्रिटिशर का क्या है, बिग मार्केट बनना चाहते थे, किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का। तो इसी को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा आप ध्यान समझना, एक सेकंड, फिर देखो आगे कहानी में सर, अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पाओगे कि सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, कोलैप्स कर दिया था, खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से ख़त्म करा गया। देखो एक चीज़ समझना हमेशा इकोनॉमिक पढ़ने का तरीका, अगर कोई चीज़ मान लो पेन है, पेन पे अगर मैं टैक्स ज़्यादा लगा दूंगा तो चीज़ क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। तो जब महंगी मिलेगी तो कोई लोग अफोर्ड खरीद नहीं पाएंगे। तो इंडिया में होता क्या था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, जो हैंड से बनी हुई चीज़ें वो ऑलरेडी महंगी आती थी। अभी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस पर जो बाहर भेज रहे हैं हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते थे। जब टैक्स ज़्यादा लगा देते थे तो वो देश क्या करता था, इंडिया का सामान खरीदता ही नहीं था। तो इसी को बोलते हैं टैरिफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं, टैरिफ पॉलिसी। तो वही लिखा हुआ है, डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। आपको पता है कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स है। कौन है, ब्रिटिशर्स है, ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा सर हम कह सकते हैं कि सर मैसिव आगे क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है कि न्यू डिमांड ऑफ कंज्यूमर मार्केट वेयर द प्रॉफिट मेड बाय इंक्रीज इंपोर्ट चीपर मैन्युफैक्चरिंग। वही है कि भाई यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते रेट पे और फिनिश गुड्स किसको बेचते थे, महंगे रेट पे। तो ये सारी कहानी थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। सर यहाँ पे ये दे रखा है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एक चीज समझो, मॉडर्न इंडस्ट्री होता है क्या, आप इतना ध्यान रखना। मॉडर्न इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, जैसे एग्जांपल समझो, जो नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना। अब जैसे एग्जांपल कहूँ कि अभी 4G फ़ोन कोई नहीं खरीदेगा, सब लोग क्या खरीदेंगे, 5G, क्योंकि वो क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो सेम चीज़ है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ रेट थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी। एक ये भी सबसे बड़ा कारण था कि इंडस्ट्रियल हमारा सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हो, बस इतना थोड़ा बहुत ध्यान रखना। 19th सेंचुरी में वेरी स्लो था। फिर आप इसके अंदर आप पढ़ोगे कि सर कौन कौन सी इंडस्ट्री की बात करो, मेनली पहले कॉटन इंडस्ट्री था, जूट एंड टेक्सटाइल मिल थे। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सर ये ना कुछ ही पार्ट में थे, लिखा भी है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, जूट मिल डोमिनेट बाय फॉरनर वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इन द बंगाल सब्सिक्वेंटली आयरन स्टील। आप पढ़ोगे इसके अंदर कि आयरन स्टील कंपनी स्टील के बारे में ही पढ़ोगे, जो स्टार्ट होता है कहाँ पे, 20th सेंचुरी में। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री कब स्टार्ट होता है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो आंसर होगा 20th सेंचुरी। जबकि कॉटन वाला कब था, 1900 सेंचुरी। तो याद रखना, पेपर है MCQ, आप थ्योरी को एक बार पढ़ने के बाद उसको 2-3 रीडिंग करो और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक, चलो आगे चलते हैं, यहीं पे आ जाओ। देखो ये कई बार फुल फॉर्म पूछता भी है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। याद रखना ये कब बना था, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 907 में आया है। इसके अलावा इंडिया के अंदर और भी इंडस्ट्री थी, जैसे शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बहुत सारे। और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा है, ध्यान रखना। सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड याद रखना, 1939 से लेकर के 1945 है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखो क्या लिख रखा है कि स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्या होती है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि सर वेस्टर्न पार्ट अभी पढ़ा है, वेस्टर्न पार्ट में क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा। धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे फॉरेनर लोग ने अपनी चीज़ें अपनाने लग गए और इनकी चीज़ों को क्या करने लग गए, सप्रेस करने लग गए, कम करने लग गए। और इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसमें, पैसा खर्च करने पे, इसलिए ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या देखा, ये पेपर में वही मैंने बताया कि ये आएगा ही आएगा। टिस्को का फुल फॉर्म याद रखना और ये सारी कहानी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ये आया था तो उस टाइम कौन सा टाइम था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो कैपिटल गुड्स है, क्या है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है जो मशीन से रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स किससे रिलेटेड है, मशीन्स, बहुत सारी। तो यहाँ पे लिख रखा है इंडिया के अंदर उस टाइम कैपिटल गुड्स, जैसे लिख रखा है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच आर प्रोड्यूस्ड, जो कि चीज़ें बनती किससे, मशीन से बनती है, या उनके टूल्स कुछ औजार होते हैं, उसका हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, करंट देखो लिखा हुआ है हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट टू द फर्दर इंडस्ट्री। मतलब एक चीज़ समझो बेटा कि कोई भी एक इंडस्ट्री पे बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंड रहता है। तो उस टाइम भारत में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी कि भारत में कोई मशीन बना रहा हो। ठीक है, जो भी बन रही है कहाँ बन रही थी, बाहर बन रही थी। क्यों पड़ रही थी, क्योंकि बाहर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा वहाँ पे मशीन लगेगी, ना कि इंडिया में लगेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आज मैं कहूँ कि भाई मान लो एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एप्पल फ़ोन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में एप्पल फ़ोन का। कल को मैं चाहता हूँ एप्पल फ़ोन अपने लोगों को सस्ता दिलाऊं, तो कैसे होगा, आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में कि बाहर देश जिस कंट्री का आपको पता है यूएस का है, तो भैया बाहर से FDI के थ्रू पैसा आएगा भारत में। अगर कल को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगा तो क्या है, रेट सस्ता पड़ेगा,
क्योंकि बाहर देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका आने में टैक्स लग रहा है बहुत सारी, जिसकी वजह से वो कॉस्ट क्या होता है, हाई हो जाता है। तो ये सब कारण हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हो। ठीक, उसके बाद देखो सर, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने नहीं दिया, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से नई इंडस्ट्री आएगी नहीं तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या वेरी स्मॉल होगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं आगे। ठीक, ये सारे कारण हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सेक्टर है लिमिटेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था, आपको ये पता ही है कि सर पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर होता है। ठीक, तो उसका रोल ही नहीं था ज़्यादा, तो ये सब ज़्यादा था नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पढ़ो, जो ब्रिटिशर्स ने वही पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया ज़्यादा जो उनके फायदे के लिए था। जैसे आप पढ़ते हो रेलवे लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक, तो रेलवे लाया गया तो एक चीज़ समझना, रेलवे ही क्यों लेके आया गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना, तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ में लेके जाऊँगा मैं। आपको पता है कि इंडिया में पोर्ट कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पोर्ट है, इधर हुगली रिवर के पास, बंगाल के तट। तो ये लोग ट्रेन के थ्रू पोर्ट के पास आते थे सामान लेकर के, फिर पानी के शिप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं रेलवे जो डेवलपमेंट करते हैं ये इसका ये है कारण। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड, कुछ ही जगह पे काम कर रहा था। ओनली रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन को मैं बोल सकता हूँ डाक वाला, जो पोस्ट ऑफिस पढ़ते हो ना, वो कम्युनिकेशन का जरिया है। ठीक है, सम अदर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग, तो ज़्यादा पे ध्यान नहीं दिया, जो उनको फायदे के लिए लगता था उन्हीं पे वो ध्यान दिया करते थे ब्रिटिशर्स। फिर कह सकते हैं सर स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द, अब देखो हेडिंग ही चेंज हो गई है सर। हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था सर? तो याद रखना, फॉरेन ट्रेड सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं चेंजिंग इन द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। जैसे एग्जांपल समझना, आपको पढ़ा है कि इंडिया जो था एक्सपोर्टर था, किस चीज़ का? प्राइमरी गुड। एक्सपोर्टर का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल। इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था। अब कौन सा रॉ मटेरियल? रॉ ऑफ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो। इंडिगो भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि इंडिगो का जो इस्तेमाल होता था वो कलर में, डाई कलर में इस्तेमाल होता था, कपड़े को कलर करने के लिए। ठीक, जूट एक्सेट्रा। और इंपोर्टर किसका था? फिनिश गुड्स का था। फिनिश गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, उसी चीज़ को बना करके, ऐसे समझो रुई यहाँ से लेके गए और वहाँ जाकर स्वेटर बना लिया मशीन के द्वारा और यहाँ पे बेच रहे हैं खानी। और कहीं ना कहीं इन्होंने कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें अपनी फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये हमारे हालात है, ये हमारे हालात है। क्लियर है? आगे चलो सर। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड चेंज करा। क्या करा? देखो यहाँ पे पॉइंट समझना, मोनोपोली। मोनोपोली वो होता है जब किसी एक का रूल होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो कहना चाह रहा है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स मोनोपोली चलाते थे, इंडिया से एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट होता था। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन। मतलब आधे ज़्यादा जो भी काम हो रहा है सब ब्रिटेन से हो रहा है, किसी और जगह पे नहीं जाएगा। लेकिन कुछ जो काम थे वो करते थे, अलाउ करते थे हम दूसरी कंट्री में। जैसे एग्जांपल याद रखना, चाइना, श्रीलंका को पहले के नाम में यही बोलते हैं सियालोन। ठीक है, पर्शिया मतलब पहले ईरान, आज के टाइम में ईरान, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है, तो ज़्यादातर काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिटेन से ही होता था। तो ये कारण है चेंज द डायरेक्शन। सर उसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, ये न्यूज़पेपर में आ भी सकता है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, जैसे इंडिया है, इंडिया कॉन्टिनेंट किस में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है, आपको पता है। यहाँ पे एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसके पास एक रास्ता गया हुआ है, जिस रास्ते को बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? कैप ऑफ गुड होप। एक रास्ता है, इसके थ्रू भारत में पहले आते थे। लेकिन पॉइंट समझना, यहाँ पर एक इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका, इसके बीच में एक स्वेज कैनाल है, जो कि याद रखना आर्टिफिशियल मैन मेड के द्वारा बनाया गया। क्या होता है? आर्टिफिशियल मैन मेड, इसको बोलते हैं वाटरवेज। क्या बोलते हैं? वाटरवेज। ठीक, बनाया गया था, ये पेपर में पूछता भी है। तो याद रखना इसकी ओपनिंग कब हुई थी? 1869 में हुई थी। क्या है उसका नाम? स्वेज कैनाल। ठीक है, तो स्वेज कैनाल के ऊपर ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। क्या कर लिया था? कंट्रोल, कि भाई इस रूट से मैं इस्तेमाल करूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दे रखा है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ। एक चीज समझो, अगर कोई रास्ता यहाँ से लंबा घूम कर के आओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन कोई रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है, उससे कॉस्ट की क्या होती है? कमी होती है। तो ये सब कारण थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से कहानी चलती रही। अब देखो यूरोप क्यों लिखा है सर? क्योंकि इधर यूरोप है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखो, जब कभी कोई चीज़ पढ़ते हो तो थोड़ा सा अपना एडवांस लेवल लेकर चलो। CUT का पेपर देना है, सब लोग 10th 12th पास करके आएंगे ही आएंगे। पॉइंट है कि 90% वाला भी पेपर दे रहा है
और 70% वाला ही पेपर दे रहा है। आपको पता है कि CUT में मार्क्स और उन दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा लाइफ में, ऐसा नहीं है कि जिसके नंबर बोर्ड में अच्छे आ गए उसी को एडमिशन मिलेगा कॉलेज में। एडमिशन उसको मिलेगा जिसका CUT में भी स्कोर अच्छा करेगा। तो उस पर थोड़ा सा फोकस ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई पढ़ते हो चीज़ों को तो थोड़ा सा एंगल को देखो, सर्च करो। अब सुएज कैनाल, अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। आज की क्लास में के बाद यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ो जाके, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं। यहाँ पे नहीं दे रखा बट थोड़ा सा आप जानो उसके बारे में, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ये सारी कहानी दे रखी है। उसके बाद देखोगे कि चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे वही सारी कहानी दे रखी है बार बार, इस लाइन में भी वही सारी कहानी। देखो 5-4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD करके कि सर वही चीज़ मैंने दोबारा लिख रखा है कि प्राइमरी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को यहाँ पे एक्सपोर्टर था, ठीक है, और सेवरल इनिशियल कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन, क्लॉथ, केरोसिन एक्सेट्रा इन द डोमेस्टिक मार्केट। ही डिड नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गुड सिल्वर इनटू इंडिया रेदर देन इट एक्सपोर्टर सरप्लस वर यूज। मतलब कोई सरप्लस है तो खुद ही यूज़ कर लेते थे। ये सारे कहानी है। कहीं ना कहीं सर बहुत सारे काम थे। मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय ऑफिसर सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ऐसे समझो कि जो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर थे उनकी जो तनख्वाह जाती थी, सैलरी जाती थी, वो इनके द्वारा ही दिया जाता था, इनके पैसों से ही दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये तो सीना जोरी वाली बात होगी, मतलब काम आप करो, एक्सप्लोटेशन आप करो और पैसे भी हमसे लो। तो ये कहानी ये सब है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिया के हालात ख़राब हो गए थे क्योंकि बहुत सारा पैसा वो मिसयूज़ कर रहे थे। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। कई बार आपने पढ़ोगे, दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि सारा पैसा बहा के लेके गए, ठीक है। मीट ओवर एक्सपेंस, ये सारी कहानी चलती रही। देखो यहाँ लिखा भी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद देखोगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे पढ़ो ऑक्यूपेशन होता है कि हमारे इंडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किस किस चीज़ में जुड़े पड़े हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग। ये याद रखना लाइन बस। काम को बांटना क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाता है। जैसे अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्री इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ये कह रहे हो कि सर पहले क्या लिख रखा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, 70 to 75%। आप प्लीज़ इस वाले डाटा पे जरूर मत जाना, बस आपके पेपर में कभी आएगा ना तो इतना याद रखना, ऐसे पूछेगा ऑप्शन, मोर देन 70%, मोर देन 50% ऐसे पूछेगा, वो कभी डाटा एग्जैक्ट नहीं देगा वो, ठीक है। तो जो हाईएस्ट होगा उसको मार्क करके आ जाना। फिर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, अभी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर। और इसी को बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे एक सर्विस सेक्टर है, ये लोग ये डाटा याद कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग का था 10% और सर्विस का कितना था? 15 से 20%। यहाँ पे क्वेश्चन और बता दूं मैं, आगे जाके बताएंगे वहीं, बस इतना याद रखना। एट प्रेजेंट अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया की GDP में पैसा कौन कमा के देता है, तो याद रखना सर्विस सेक्टर, इनकम सबसे ज़्यादा वो कमाता है। लेकिन कभी ये क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा इंगेज कहाँ है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर वही है कहानी, ये सब चीज़ को आप देख लेना, कुछ नहीं करना सर इसमें, बस एक रीडिंग करनी है आपको। यहाँ पे दे रखा है कुछ स्टेट्स के नाम दे रखे हैं कि कहाँ पे क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, ठीक है। इस चीज़ को आप रीड कर सकते हो। उसके बाद देखो स्टेट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, पोर्ट बनाना, रेलवे बनाना, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, लाइक रेलवे बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट अभी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक, अपने फायदे के लिए। एम टू देखो लिखा है, एम बिहाइंड सच डेवलपमेंट वॉज टू सेवरल वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। अपने फायदे के लिए इन्होंने बनाया था, रदर देन प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटी टू द पीपल। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को बेसिक एम्यूनिटी मिले। ऐसा नहीं कि रेलवे बनाया तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, नहीं, वो सामान के लिए ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा मदद करते थे। वो अलग बात है कि आज हम आज़ाद हो गए और आज कहीं ना कहीं उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो बनाई हैं हमने उसी को क्या करा? एक्सपेंड करा। आज आप पढ़ते हो इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड जो धाराएं लगती है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, 1860 का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखो अब ट्रांसपोर्ट में अलग अलग चीज़ें आएगी, आपकी बुक के अंदर दिया होगा, रोड के बारे में लिखा होगा, तो ये सब चीज़ें पढ़ भी सकते हो। अगर मैं कहूँ छोटी सी बात कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, तो कह सकते हो सर डोर टू डोर फैसिलिटी देता है। क्या देता है? डोर टू डोर फैसिलिटी। भाई वो एक एग्जांपल ले लो, आज के टाइम में अगर ओला उबर घर पे मंगाते हो तो घर के पास आ जाता है ना, डोर के पास आ जाता है। डोर टू डोर फैसिलिटी रोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक। यही चीज़ इसमें दे रखा है, एक चीज़ ध्यान रखना। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं सर रोड वर बिल्ड द मॉडर्नाइजेशन आर्मी विद इन द इंडियन ड्राइंग एंड
ठीक, उसके बाद ये सारी चीज़ हो गई सर। रोड के बाद सर यहाँ पे अगर रेलवे से आपको क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही पूछा जाता है रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1853 में हुआ था सर। ठीक है, अब एक चीज़ आप दिमाग लगाना खुद ही, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि भैया रोड और रेलवे में क्या डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो रेलवे से बल्क में क्वांटिटी ले आ सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन रोड से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले आ सकते। एक एग्जांपल ले लो ना, ट्रैक में कितना सामान आएगा, लेकिन ट्रेन के डब्बे में बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है। कहीं ना कहीं स्पीड के ऊपर ही फर्क पड़ता है, रेलवे स्पीड में चल सकता है बगैर रुके हुए। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। रेलवे का हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हेल्प कर सकते हैं, रोड का इस्तेमाल हम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, उसके अलावा सर आप ध्यान रखना, अगला वाटरवेज। आपको भी बताया था कि वाटरवेज क्या होता है, जो पानी से रिलेटेड है। सुएज कैनाल की जो अभी हमने कहानी पढ़ी, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे बिसाइड रेलवे रोड के अलावा इंडिया उन्होंने वाटरवेज भी बनाया था, डेवलप करे थे, जिसको हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। इनका जो पर्पस था क्या था कि केस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट, द कैनाल वॉज बिल्ट एट द ह्यूज कॉस्ट। एक चीज समझो भाई, कैनाल बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा, बट फेल टू कंप्लीट विद द रेलवे एंड फाइनली इट हैड टू बी अबेंडेंड। मतलब ऐसा है कि ब्रिटिशर ने ये स्टार्ट करा था, बनाने की कोशिश करी थी, बट उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, तो वो इतना यहाँ पे नहीं बनाते हो। ठीक है, तो उन्होंने याद करो अभी पीछे पढ़ा था सुएज कैनाल वाला, तो उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से जो ट्रेड होगा वो मेरा होगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सर यहाँ पे देखो पोस्ट एंड टेलीग्राम आपको पता ही है कि सर आप ये जो था ना उस टाइम एक्सपेंसिव सिस्टम था ऑफ द इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम। भाई उस टाइम उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जो था ये इसके थ्रू आप अपने मैसेज पहुंचा रहे हो। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो था पोस्टल सर्विस, ये जो था ये पब्लिक पर्पज रिमेनिंग ऑल थ्रू द इनएडुकेट। एक चीज़ समझना, पब्लिक पर्पज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझना कि अगर जब फर्स्ट टाइम मोबाइल आया था, कभी तो आया होगा ना, जब शुरू में आया होगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी फ़ोन उठाने की भी और करने की भी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हुई तो आज हमें बहुत सस्ता चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। तो याद रखना ये बहुत एक्सपेंसिव था, इतना याद रखना, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिख रखा है। नोट में क्या है, वही सब चीज़ें डाल रखी है। जैसे यहाँ लिखा है टाटा एयरलाइंस आर डिवाइड टाटा एंड सन वॉज एस्टेब्लिश 1932 इन एविएशन सेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि सर एविएशन सेक्टर जो है हवाई जहाज से रिलेटेड है। आप जब पेपर में पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो ये क्वेश्चन पूछे। आपको पता है हाल ही में पीछे टाटा कंपनी जो एयरलाइन था, एयर इंडिया था भारत सरकार का, वो उसने क्या कर दिया, सरकार ने बेच दिया। किसको बेच दिया, वापस टाटा को बेच दिया। तो आपसे ये पूछा, इस वर्ड को बोला था डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि आप 12th का पेपर दे के आ चुके हो, अब आपको पेपर लिखने नहीं जाना, आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। जैसे एक वाइवा पूछता है ना, आपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट बना लिया तो उसमें से कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, ये मान के चलना। तो थोड़ा सा इस एंगल से पढ़ना। बेशक यहाँ पे नहीं दे रखा, तो एयर इंडिया जो बिक गया उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। याद रखना, जब सरकार को कोई पब्लिक सेक्टर है अगर वो नहीं चल रहा है तो उसको बेच देती है सरकार। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर ने कुछ नहीं करा था। वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करी थी, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने की बात करी थी, वो अलग बात है, पैसे बहुत कम खर्च हुए थे। इसके अलावा सर बहुत सारी कंट्रोल करने की बात करते हैं। यहाँ लिखा है दे ऑल्सो लीड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। जो बैंकिंग मॉडर्न बैंकिंग है, इन्होंने ही फाउंडेशन रखा था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। आप सबको पता है कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है। क्या है, बैकबोन, जिसको हिंदी बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। भाई हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा किस पे, रीढ़ की हड्डी पे खड़ा। अगर वही टूट जाएगा तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक, याद रखना। और कहीं ना कहीं कुछ जो ये पॉजिटिव इंपैक्ट इसलिए क्योंकि सर ये लाया गया था, ठीक है, इंडिया में। तो याद रखना ये सारी कहानी। इसके बाद सर यहाँ पे दे रखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ नहीं कर रखा मैंने, आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू के जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा उसी चीज़ को मैंने हाईलाइट कर रखा है कि क्या क्या बदलाव हुआ था। वही बार बार कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था, सप्लाई लेबर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बात कर रहा है एक्सट्रीमली लो। वही चीज़ें मैंने इसमें दोबारा दे रखी है। क्या दे रखी है, यही चीज़ दोबारा इसमें दे रखी है। आप इसको तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो आपका यहाँ पे देखो सारी चीज़ मैंने समराइज करके आपको अच्छे से दे रखी है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सारी चीज़ पढ़ा रखी वही है। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड जस्ट फीड फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फॉरेन ट्रेड क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, इसीलिए फॉरेन ट्रेड बढ़ा। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आता तो शायद फॉरेन ट्रेड कभी होता भी नहीं। तो ये सारे पॉइंट से कंक्लूजन है।
और इसके बाद की कहानी आपको सम एफर्ट्स वर मेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज डेवलप इंप्रूव सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर गाइडेड द सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव, यही सब चीज़ें अभी पढ़ाई थी, रोड, रेलवे, वाटरवेज, ये सारी कहानी इसके अंदर बताई आपको मैंने, ठीक। और लास्ट में हम कह सकते हैं सर ने कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई थी, क्योंकि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।